आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। आज वंचित बहुजन आघाड़ी के स्पोक पर्सन तैयब जफर है हमारे साथ। हमने इनसे कई सारी बातें की। चलिए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। हाल ही में इम्तियाज जलील ने वंचित बहुजन आघाड़ी के खिलाफ जो बात की है, दूध किसने जलाया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये वो कहानी है जिसका किरदार हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, जो खुद इस कहानी का विलन है जी। इस पे मैं जवाब दूं इससे पहले आपको इलेक्शन में लेकर जाता हूं। विधानसभा का इलेक्शन हुआ जी। औरंगाबाद पूर्व में। जितने स्टेट डॉक्टर गफ्फार कादरी ने लगाए, हर जगह डिटेल्ड में पूरी कहानी सुनाई कि गठबंधन किसने तोड़ा, किस वजह से तोड़ा, किसके कहने पर तोड़ा, किससे पैसे लेकर तोड़ा और किस रवैये का इस्तेमाल किया गया। इम्तियाज जलील साहब का जो रवैया चुन के आने के बाद था वो निंदनीय था और मुझे नहीं लगता उनका वो रवैया, उनकी वो बातें, उनका वो एटीट्यूड हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी साहब को मालूम है। अगरचे वंचित बहुजन अघाड़ी असदुद्दीन अवैसी के सामने इनका रवैया, इनका एटीट्यूड और इनकी बातें रखे तो शायद असदुद्दीन अवैसी इनको महाराष्ट्र के ओहदे से भी निकालते। आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स और मैं हूं आपके साथ नेहा खान। देखिए, औरंगाबाद अपडेट्स जो है आपको कई सारी किस्म की मालूमात देते आ रहा है। आज हम एक ऐसे शख्सियत के साथ मौजूद है जो अपनी मीठी बोली से जाने जाते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के स्पोक पर्सन है मेरे साथ तैयब जफर। चलिए इनसे कई सारी बातें करते हैं, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले औरंगाबाद अपडेट में आपका इस्तेमाल है बहुत सर। बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे? आज हम आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए आए हैं। कई सारी जगह पर लोगों की कंप्लेंट्स रहती है सर, जब वो महानगर पालिका जाते हैं, जब उनके अगर थोड़ी सी भी कोई रिक्वायरमेंट है, कुछ काम है, हफ्तों लग जाते हैं सर अधिकारी को मिलने के लिए या नॉर्मल पर्सन को उनके कैबिन तक जाने के लिए। क्या मालूमात देना चाहेंगे सर लोगों को इसकी? देखिए, सबसे पहली बात तो लोग इस बारे में अवेयर नहीं होते हैं जी। हजारों में से 10 या 12 लोग ऐसे निकल के आते जो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि वो सरकारी दफ्तरों का रुख करे अपना काम पूरा करने के लिए, लेकिन सरकारी दफ्तरों का हाल ऐसा है कि वो राजा और महाराजा की कुर्सी पर अपने आप को विराजमान कर चुके हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी, पहले तो आंकड़ा मैंने आपको बताया, हजारों में से 10 या 12 निकलते हैं और उन 10-12 को भी इस तरह से आप ट्रीट करते हैं कि वो बाहर के बाद, दरवाजे के बाहर आपको काम बताए बिना चला जाता है। आप देखिए कि आप महानगर पालिका में जब जाते हैं तो महानगर पालिका का जो प्रोमाइसेस है वो कम से कम हजारों स्क्वायर फीट का, उसके बाहर एक गेट है, आपको वहीं पर गेट पे रोक लिया जा रहा है। जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए है कि लोग अपनी शिकायतें लाकर दर्ज करवाएं, लोग निवेदना दे और लोग जो है तो अधिकारियों से बात करें। आप अगर कोई 5 लोग 7 लोग निवेदन लेकर आ रहे हैं तो आप सबसे पहले तो बाहर ही लॉक मार दे रहे हैं, गार्ड का सामना करना और आपने कहा कि गार्ड की सामना करें, दूसरी बात वो वर्दीधारी है तो जिसमें लोग कंफ्यूज में है कि ये पुलिस डिपार्टमेंट से है या ये कारपोरेशन के अपने गार्ड्स है। तो कारपोरेशन को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि वो कारपोरेशन के गार्ड्स को अपना यूनिफॉर्म दे, ना कि पुलिस डिपार्टमेंट के जो है तो यूनिफॉर्म में खड़ा कर दे। डराने के लिए सर, वो यस 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 बिल्कुल। और यही है, जाहिर सी बात, ये डराने के ही लिए कि ताकि लोग खाकी वर्दी देख के डर जाए, और जो लोग समझदार है उनको पता होता है कि ये पुलिस वाले नहीं है, ये तो सिर्फ गार्ड है। तो ये सबसे पहली एक गलती है। नंबर 2, जब आप अंदर जाते हैं तो सबसे पहली बात तो आपको कमिश्नर की कैबिन ही नहीं बता रहा है कोई, आपको डिप्टी कमिश्नर के पास भेज रहे, आपको सिटी इंजीनियर के पास भेज रहे, मतलब पूरी कोशिश ये है कि आप मेन अथॉरिटीज से मिले ही ना, आप बाहर के बाहर चले जाए। अब इन दी एंड आप पहुंच भी जाते हैं कमिश्नर की कैबिन तक तो आपको पहला सवाल मिलता है, अगर आप औरंगाबाद महानगर पालिका में जाते हैं तो आपको औरंगाबाद महानगर पालिका के कमिश्नर के पीए बोलेंगे, साहब स्मार्ट सिटी ऑफिस में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। आप स्मार्ट सिटी ऑफिस में निकल के जाओ। स्मार्ट सिटी ऑफिस में बैठे हुए जो लोग हैं, जहां पर सामने लिख के लगाया हुआ है कि हम आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं, वहां आप जाते ही वो आपको बताते, नहीं सर तो इधर आई नहीं, सर तो महानगर पालिका में बैठे हुए। तो आम आदमी ने जाना कहां? तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग और ये जो मिसगाइडिंग ये जो चल रही है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की बदमाशी है। और ये क्यों होती है?
पिछले 10 सालों से इस औरंगाबाद में इलेक्शन नहीं हुआ। 5 साल बॉडी रही, 5 साल के बाद एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को राजा बनाकर पेश किया हुआ है और ये पब्लिक को जवाबदा नहीं है। तो इसीलिए शहर औरंगाबाद में एक एडमिनिस्ट्रेशन के जगह लोकल बॉडी की जरूरत है, जनरल बॉडी की जरूरत है। एक मेयर हो, एक अपोजिशन लीडर हो और हर महल्ले का उधर जो है तो काउंसिलर हो, तब जाकर ये लोगों के खौफ में रहते हैं और लोगों की बात सुनते हैं। पिछले 5 सालों से कोई कमेटी नहीं होने की वजह से नुकसान हो रहा है। अवाम से कहता हूं, आपकी जिम्मेदारी है और इन अधिकारियों की जिम्मेदारी आपको सुने तो आप बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में जाए, पूरी ताकत से जाए। अगर आपको रोका जाए तो लीगल तरीके से जाए। आपको आपके शहर के कमिश्नर से मिलने का पूरा हक है और अगर कोई रोकता है तो हमसे राब्ता करे। आगे कैसा उससे मिलाना ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ जिला परिषद में अगर हम जाते हैं, अगर हम 20 बार 25 बार जाते हैं तो हमें यही जवाब मिलता है कि अधिकारी जो है वो राउंड पर गए हुए हैं। 1 या 2 बार ऐसा होता है कि अधिकारी मिल पाते हैं। कौन देख रहा है सर कि राउंड पर कहाँ जा रहे हैं, कब आने वाले हैं? फोन नंबर्स अवेलेबल नहीं होते सर। आप ये बताइए कि कभी आपको शहर में या जिला परिषद के क्षेत्र में जितनी जगह आती, कभी आपने सुना है कि यहाँ अधिकारी राउंड पे आया था? जब आप वहां पहुंच नहीं रहे तो आप बीच में कहाँ जा रहे हो? तो जाहिर सी बात है आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो और आप ये चाहते हो कि लोग आपसे सवाल ना करें, लोग आपके पास काम ना लाए। आप सिर्फ महीने को महीने जो है तो सरकार की पेंशन उठाए और जो है तो अपनी सैलरी उठाए, लेकिन काम आपको कुछ करना नहीं है। जवाब देता है इतने बड़े अधिकारी का नंबर हम आपको कैसे दे दे, जब आम जनता सवाल करती है तो उस सिपाही से ये कहना चाहिए आपके इतने बड़े अधिकारी मेरे टैक्स पे पलते हैं। बिल्कुल। और मैं टैक्स देता हूं, उसी की नौकरी पे वो रोटी खाते हैं। तो वो हमारे मालिक नहीं है, वो हमारे नौकर, वो नौकरी पेशा है। नौकरी मीन्स आप हमारे नौकर है, आप जनता के नौकर है। आप इस तरह से टाल नहीं सकते। पहली बात तो सिपाही को आपको रोकने का अधिकारी नहीं है। तो अगर जिला परिषद में, कारपोरेशन में ये हरकतें हो रही है तो इसको बंद करने की जरूरत है और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर राजनीतिक तौर पर ये बंद करवाने की जिम्मेदारी फिर हम अपने सर पे उठाएंगे। वंचित बहुजन आघाड़ी बहुत अच्छा काम कर रहा है सर, चाहे मुसलमानों के हित में हो, चाहे सभी धर्म के लोगों के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी हमेशा ही हम लोग देख रहे हैं कि काफी एक्टिव चल रहा है। क्या बताना चाहेंगे किस तरीके से महानगर पालिका चुनाव की तैयारी चल रही है? आप लोगों की मीटिंग सभी चालू है, आप लोग काफी एक्शन मोड में है। क्या बताना चाहेंगे किस तरीके से प्लानिंग हो रही है महानगर पालिका की? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इसलिए आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी बहुत अच्छे काम कर रही है, जबकि लोग इसको टालने में लगे हुए हैं। हम किसी जगह सत्ता में नहीं है, लेकिन हम हर दिन सड़क पर हैं। हम हर मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं। मुद्दा मुसलमानों का हो, मुद्दा दलितों का हो, मुद्दा जो है तो ओबीसीज का हो, मुद्दा माइनॉरिटीज का हो, आप किसी भी मुद्दे को कहीं से भी उठा लीजिए, आपको उस मुद्दे के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी खड़ी मिलेंगी। विधानसभा का चुनाव हुआ, 6 बजे के बाद 76 लाख वोट बढ़े। अपोजिशन का काम था कि वो सवाल उठाए, नहीं उठाया गया। वंचित बहुजन आघाड़ी मुंबई हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन लगाती है। खुद वंचित बहुजन आघाड़ी के सुप्रीमो आदरणीय बाला साहब अंबेडकर उस पिटीशन को जो है तो खुद हेयरिंग को जाते हैं, खुद वकील बनकर खड़े होते हैं और पहली हेयरिंग के अंदर इलेक्शन कमीशन को नोटिस बचती है। ये काम वंचित बहुजन आघाड़ी कर रही है और हम आज भी उस 76 लाख वोट कैसे बढ़े, इसके लिए इसकी लड़ाई ईवीएम के खिलाफ हम कोर्ट में लड़ रहे हैं। नंबर 2, परभनी के अंदर सोमनाथ सूर्यवंशी जो है तो पुलिस कस्टडी में मर जाता है और राजनीति करने वाले उस पर राजनीति करते हैं, लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी मुंबई हाईकोर्ट की बेंच जो औरंगाबाद में है, इसके अंदर खुद बाला साहब अंबेडकर, फिर से सुप्रीमो का नाम ले रहा हूं, वो खुद काला कोट पहनकर यहाँ पर हर बार हेयरिंग को आते हैं और हर बार जो है तो लड़ रहे हैं ताकि उसको इंसाफ मिल सके। एक और बात, मैंने आपको 2 समाजों की बात कही, आपको मैंने एक जो है तो ओबीसी की बात कही, मैंने आपको सोमनाथ सूर्यवंशी की बात कही। मुसलमानों के बच्चे इस देश में सबसे ज्यादा यूएपीए के अंदर जेलों में है और मुस्लिम कयादतें इसके ऊपर आवाज उठाने को तैयार नहीं है। एक मेव आदरणीय बाला साहब अंबेडकर है
जो इसका केस भी हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं और आने वाले 2 से 3 महीनों में आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट सामने आएगा। वंचित बहुजन आघाड़ी इस मुद्दे को लेके आगे बढ़ी हुई, जैसा आप बोल रहे हैं, बाकी की पार्टी कहाँ लगी हुई है सर? वो आपको पूछना चाहिए, क्योंकि बाकी पार्टियों के लोग जो है तो अपना झंडा उठाकर, अपना माइक उठाकर जो है तो नारे लगाकर पब्लिक को गुमराह कर रही है, और जो काम करने वाली पार्टियां है उनको बदनाम करने का काम कर रही है। एक और अहमियत की बात यह है, मैंने यूएपीए की आपसे बात कही, हम पिछले दिनों अकोला के अंदर ईद के दूसरे दिन में अकोला में था, अली जनाब प्रकाश अंबेडकर के साथ एक बैठक हुई मुस्लिम जिम्मेदारान की, तो वहां पर उंगलियों पे साहब ने नाम गिनवाया उन मुस्लिम बच्चों का जो अभी यूएपीए में अंदर है। हम यूएपीए पूरे कानून के खिलाफ एक केस लड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब उन बच्चों को छुड़ाने के लिए भी अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब अपना वकीलनामा दाखिल करने वाले हैं। हाल ही में बकरीद से पहले गौ सेवा आयोग ने एक हाकिमाना एक जो है तो सर्कुलर निकाला और ये कहा कि आप लोग जो है तो पशु बाजार 5 दिन पूरी तरह से बंद रहेगा, पशुओं का ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से बंद रहेगा, और जो है तो उसका लेन देन पूरी तरह से बंद रहेगा, जो बिल्कुल गैर कानूनी था, गैर संवैधानिक था। हमने पूरे महाराष्ट्र में इसके ऊपर आवाज उठाई और हमने इस हुकूमत को ये चैलेंज किया कि अगर 3 तारीख से पहले आप 3 जून से पहले, अगर आप 3 मार्च से पहले अगर आप इस कानून को वापस नहीं लेते तो वंचित बहुजन आघाड़ी जो तो हाईकोर्ट में जाएगी और वहां से लड़ेगी, और हमारा ये आंदोलन कामयाब हुआ। 2 तारीख को सरकार ने सर्कुलर वापस लिया है। तो वंचित बहुजन आघाड़ी हर मुद्दे के अंदर काम पर खड़ी हुई है, लेकिन लोग और जो ये सत्ताधारी पार्टियां और सत्ताधारी के पैसों पर चलने वाली पार्टियां जिनके पास मीडिया का बहुत अच्छा पावर है, वो सिर्फ हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडे क्रिएट करते हैं। जी, उंगलियां उठाई जा रही है सर, वंचित बहुजन आघाड़ी तक बिल्कुल उठाई जाती है, बाद भी कहीं ना कहीं आप पर उंगलियां उठाई जा रही है। बिल्कुल उठाई जाती है। और इसके लिए तो हमारे बुजुर्ग हमेशा से एक बात कहते रहे हैं कि जिस दरख्त पे फल होगे पत्थर उसी पे मारा जाएगा। जो लोग हमारे जरिए से वोट लेकर सत्ताओं में बैठ गए, वो भी आज हम पर उंगलियां उठा रहे हैं और हमसे सवाल पूछ रहे हैं। खैर, उनसे तो हम आगे जवाब देंगे ही। अभी आपने कारपोरेशन की बात की, कारपोरेशन के सिलसिले में आप इस शहर के अंदर देख लीजिए, सड़कों की हालत बताने की जरूरत नहीं है। नल का पानी यहाँ पर महीने में मुश्किल से 3 बार से 4 बार आ रहा है, और इतना गंदा आ रहा है कि ड्रेनेज का पानी है। ये मुद्दे कौन हल करेगा? लाइट आपकी ये है कि जरा सी 4 बूंद गिर गई, फिर लाइट चले जाएगी और वो 4 घंटे दोबारा लौट के नहीं आएगी। ये हालत है। तो इन मुद्दों के ऊपर कौन आवाज उठाएगा? वही उठाएगा जो इन मुद्दों को सफर करके निकला है। और वंचित बहुजन आघाड़ी में कोई सोने का चमचा लेके पैदा नहीं हुआ। सब झुग्गी झोपड़ियों से, बस्तियों से आने वाले लोग हैं, सबको इसकी तकलीफ मालूम है, इसीलिए ये लोग इस दुख को समझते हैं और इसके लिए लड़ने को तैयार। महानगर पालिका का स्टंट कर रही है वंचित बहुजन आघाड़ी, जो इतनी हलचल में है या इतनी एक्टिव है? हाँ, बिल्कुल कर रही है, क्यों नहीं करेगी। देखिए, हम एनजीओ नहीं है, वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकल पार्टी होने की वजह से हम जितनी सड़क की लड़ाई लड़ सकते हम लड़ रहे हैं, हम अदालतों की लड़ाई लड़ सकते हम लड़ रहे हैं, लेकिन एक लड़ाई जो ऐवान के अंदर लड़ी जाती है, जो हाउस के अंदर लड़ी जाती है, वो वही लड़ता है जो अंदर चुन के जाएगा। और जाहिर सी बात है, जब हम चुन के जाएंगे तभी तो हम अवाम की लड़ाई लड़ सकते हैं। सिद्धार्थ गार्डन के ऊपर 2 लोग मर गए, कोई पूछने को तैयार नहीं, 5 लाख रुपए उसको ऐलान किया गया, कौन सवाल उठाया बताए ना? हम लोग थे, हम कारपोरेशन गए, हमने लड़ा, हमने जो है तो इस शहर के पालक मंत्री को घेरा और हमने कहा कि उनके पैसे बढ़ाए। पालक मंत्री पहले ही कई सारे सवालों में घिरे हैं सर, कई सारी परेशानियों में है, इस वक्त आप देख रहे हैं सुर्खियों में है, वो क्या कहना चाहेंगे? असल में दिक्कत यह है कि देवेंद्र फडणवीस से अगर आप पंगा लेंगे तो फिर देवेंद्र फडणवीस के बहुत सारे दोस्त हैं जिनको वो रोजाना फोन पे बात करते हैं और जिनसे उनकी बड़ी अच्छी है, फिर वो लोग आपके पीछे पैसा लेकर लग जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप सवालों के घेरे में आ सकते हैं। बिल्कुल। और ये वही मामला चल रहा है, ये आप भी देख सकते हैं, सब देख रहे हैं, क्योंकि अगर पालक मंत्री की बात करें, पहली बात तो ये समझ लीजिए हम किसी भी सत्ताधारी पक्ष के समर्थन में नहीं है, लेकिन अगर आप सवाल आया है तो ये सुन लीजिए, पालक मंत्री ने पिछले दिनों SC/ST बजट के बारे में जो है तो सवाल उठाए, जो सवाल देवेंद्र फडणवीस साहब को, सीएम को गवारा नहीं गुजरे, और कहीं ना कहीं बीजेपी शिंदे सेना को खत्म करना चाहती है। तो वो चाहती है कि शिंदे सेना खत्म हो, या तो उसके आमदार सीधे सीधे बीजेपी में शामिल हो जाए,
या फिर खामोश बैठ जाए, सत्ता पूरी के पूरी बीजेपी की रहेगी। अब सत्ता में साथ में बैठकर तो उंगली नहीं की जा आप कहना सकती है। चाहते हैं पालक मंत्री टारगेट पे है बीजेपी के? यस, बिल्कुल है, बिल्कुल है। पालक मंत्री बिल्कुल टारगेट पर है, इसीलिए अतुल मोरेश्वर सावे साहब के समर्थन से और फडणवीस साहब के फोन पर हमारे शहर के साहब जिस मुद्दे पे लगे हुए हैं, नवाब मलिक का एक पैटर्न फॉलो किया हुआ है कि हर 24 घंटे के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं उसी तरह का मुअम्मा है और हम नहीं चाहते कि इन दो की झगड़े में हम घुसे। लेकिन आप ऑडियंस बनकर देख रहे हैं सर? नहीं, हम ऑडियंस बनकर नहीं देख रहे, हम वो जनता बनकर देख रहे हैं कि हमने इनको वोट दिया, हमने इनको सत्ता में बिठाया, हमने इनको कुर्सियों पर बिठाया, ये हमारे मसाइल हल करने की बिना पर और हमारे मसाइल हल करना छोड़कर ये आपस में जो है तो नूरा कुश्ती कर रहे हैं, जो बेहद दुखद है, निंदनीय है और एक राजनीतिक गद्दी पे बैठ के ऐसा नहीं होना चाहिए। हम वो जनता है जो पीड़ित है और जो ये देख रहे हैं कि इन्होंने हमसे वोट लिए हैं और ये आज लड़ रहे हैं, चाहे वो आजी माजी हो चाहे मौजूद में हो। सर, ये आपस में ही लड़ रहे हैं तो फिर विकास की बात कहाँ से आएगी? पालक मंत्री का जैसे कि हमने देखा जिलाधिकारी कार्यालय में उनको भी एक ऑफिस दिया गया है, लेकिन इस वक्त वो जिस तरीके से घिरे हैं, आपको लगता है कि वो लोगों के सवाल लेने के कंडीशन में होंगे? देखिए, उनको घेर दिया गया। जब तक इस तरह के मुद्दों में, मेरे बचपने में हम लोग एक शो देखा करते थे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उस प्रोड्यूसर की खास बात थी, जब उसके पास कोई कहानी नहीं होती, कोई स्टोरी नहीं होती, तो वो क्या करता, वो पोपटलाल की शादी की स्टोरी डाल के 1 महीना खींच लेता था। तो अब दोनों के पास करने को कुछ नहीं है। एक साहब तो बिल्कुल खाली हो गए, वक्त ही वक्त है, और दूसरे साहब बैठे कुछ करेंगे तो उनके पीछे लग गए। तो अब इनके पास जब कहानी नहीं थी तो इन्होंने तारक मेहता के प्रोड्यूसर से कहानी ली कि वो हर दूसरे तीसरे जो है तो महीने के बाद पोपटलाल की शादी डाल देते थे। इन्होंने जमीन के मुद्दे डाल दिए कि भाई हम इस स्टोरी पे काम करेंगे, जबकि पीछे बहुत सारे मुद्दे पड़े हुए हैं। इस शहर के डेवलपमेंट के मुद्दे पड़े हुए, इस शहर के विकास के मुद्दे पड़े हुए, इस शहर के अंदर बस डेपो के मुद्दे पड़े हुए, इस शहर के अंदर रेलवे के मुद्दे पड़े हुए, इस शहर में पानी का मसला जो सबसे बड़ा है, जो इस शहर की 400 साल तारीख को नकारती है। 400 साल से इस शहर में पानी का इंतजाम था, आज तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी होने के बावजूद तुमने पानी की वाट लगा के रखी है। तो इन सारे मुद्दों को हटाने के लिए ये दो लोगों की नूरा कुश्ती चल रही है। क्या जैसे कि सर हमने चर्चा की कि वंचित बहुजन आघाड़ी अच्छा काम कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे उंगली उठाती है। हाल ही में इम्तियाज जलील ने वंचित बहुजन आघाड़ी के खिलाफ जो बात की है, दूध किसने जलाया, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये वो कहानी है जिसका किरदार हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, जो खुद इस कहानी का विलन है जी। इस पे मैं जवाब दूं, इससे पहले आपको इलेक्शन में लेकर जाता हूं। विधानसभा का इलेक्शन हुआ जी। औरंगाबाद पूर्व में जितने स्टेट डॉक्टर गफ्फार कादरी ने लगाए जी। हर जगह डिटेल्ड में पूरी कहानी सुनाई कि गठबंधन किसने तोड़ा, किस वजह से तोड़ा, किसके कहने पर तोड़ा, किससे पैसे लेकर तोड़ा और किस रवैये का इस्तेमाल किया गया। इम्तियाज जलील साहब का जो रवैया चुन के आने के बाद था वो निंदनीय था और मुझे नहीं लगता उनका वो रवैया, उनकी वो बातें, उनका वो एटीट्यूड हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी साहब को मालूम है। अगरचे वंचित बहुजन अघाड़ी असदुद्दीन अवैसी के सामने इनका रवैया, इनका एटीट्यूड और इनकी बातें रखे तो शायद असदुद्दीन अवैसी इनको महाराष्ट्र के ओहदे से भी निकालते। एक बात स्पष्ट करके मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र का राज्य प्रवक्ता होने की हैसियत से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वंचित बहुजन अघाड़ी का झगड़ा ना तो एमआईएम से है ना तो असदुद्दीन अवैसी से है। हमारा बोलना इन जनाब से है जो महाराष्ट्र के सदर है और औरंगाबाद में वंचित बहुजन अघाड़ी के गठबंधन से एमपी चुनकर गए और जब चुनकर गए और उसके बाद जब विधानसभा का इलेक्शन आया, इन्होंने अपनी बदमाशी की वजह से गठबंधन को तोड़ा और आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की ना बात कर, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो दूध किसने जलाया ये सबको पता है और ये कहानियां भी सबको मालूम है। एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, वंचित बहुजन अघाड़ी एक दूसरा पक्ष है,
हम ये भी नहीं कहते कि ये हमसे वफादारी करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने ही पक्ष के लोगों से कभी वफादारी नहीं बहुत सारे की। लोग चले गए सर। बहुत सारे गए, वो तो और बात। जब जी। गफ्फार कादरी इनके अपने पक्ष में थे, तब इन्होंने गफ्फार कादरी को हराने के लिए काम किया। और 2019 में एमआईएम के 25 के 25 कारपोरेटर ने इन्हीं के कहने पर दानवे को वोट दिया। और एक जो है तो शिवसेना, जो बीजेपी और शिवसेना उस टाइम पे साथ में थी, खुला खुला इन्होंने मदद किया और उनको आमदार बनाया। तो ये हमेशा से ये कौम के खिलाफ है, ये अपनी खुद की पार्टी के खिलाफ है, ये एकमेव नेता बनकर रहना चाहते हैं महाराष्ट्र लगा रहे सर ये लोगों पे? मैं इल्जाम बिल्कुल नहीं लगा रहा हूं। आप अखबारात की कटिंगें मैं आपको देता हूं, अगर तैयब जफर की बात उन अखबारात से जरा सी भी बाहर होंगी तो आप उसको इल्जाम बताइएगा। ये द टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ें है, ये जो है तो औरंगाबाद के टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ें, मराठी अखबार लोकमत की न्यूज़ें मैं आपको देने के लिए तैयार हूं कि आपने 25 वोट लेके जाके दानवे को दिया, दानवे ने आपका शुक्रिया अदा किया। वो दानवे का ट्वीट मैं आपको दे सकता हूं, जिसके अंदर दानवे ने एमआईएम और दूसरी छोटी पार्टियों का शुक्रिया अदा किया। तो आप ही ये तमाम कहानी के अंदर जहां पर आप हीरो बनकर सामने आए हैं, उस कहानी के असल विलन आप है। और दिक्कत यह है कि इनके पीछे जो मुरीदीन है या अंधभक्त जिस तरह से बीजेपी के होते हैं, वो इनको देखकर हमसे कहते हैं कि ये तो हमारा गुरूर है। अगर वो आपके साथ अभी भी गठबंधन में होते तो आपका स्टेटमेंट यही होता सर? हम देखिए, मेरी बात फिर से मैं आपको दोहराता हूं कि हमारा दुश्मनी और हमारा राजनीतिक झगड़ा ना तो एमआईएम से है, ना तो असदुद्दीन अवैसी से है। और अगर हम गठबंधन में होते तो हम या तो एमआईएम से गठबंधन में होते या तो असदुद्दीन अवैसी से गठबंधन में होते। ये बात और स्पष्ट करके कहता हूं, जब तक गठबंधन हैदराबाद और पूना जनाब बाला साहब अंबेडकर और जनाब असदुद्दीन अवैसी के दरमियान था, बहुत अच्छे से चला है। महाराष्ट्र में हमने इलेक्शन लड़ा है, एक एमपी चुनकर दिया है, लेकिन जैसे ही ये महाराष्ट्र वाले उसमें कूदे, उसके बाद से सारा खेल बिगड़ना चालू हुआ। असदुद्दीन अवैसी साहब ने इनके हाथ में ये देकर सारा खेल बिगाड़ा है। अगर आज भी अगर वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम अगर गठबंधन में होती, क्या सिचुएशन होती औरंगाबाद की? सिर्फ ये तो सारी जनता समझती है, सिर्फ औरंगाबाद छोड़िए, मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं। हम सत्ता की बात नहीं करते, लेकिन हम अपोजिशन में बैठते और अपोजिशन लीडर के साथ बैठते। दो ऐसे समाज जो पीड़ित है, शोषित है, इन्होंने, आपको क्या क्या लगता है, इन्होंने सिर्फ राजनीतिक तौर पर कौमों का नुकसान किया है? इन्होंने सामाजिक तौर पर कौमों का नुकसान किया है। बिल्कुल हुआ है, और एक कौम का नहीं हुआ, दो कौमों का हुआ है। और दोनों ऐसी कौमें जो कई 100 सालों से जुल्म सह रही है, उनको एक आवाज जनाब असदुद्दीन अवैसी और जनाब प्रकाश अंबेडकर ने मिलकर दी थी। उसका नुकसान तो इन्होंने किया। और किसके कहने? बिल्कुल हुआ, आम जनता का नुकसान हुआ, सियासी नुकसान हुआ, समाजी नुकसान हुआ, और दो समाजों में कहीं ना कहीं तेढ़ निर्माण हो रहा है, जो बिल्कुल गलत है। आज भी मैं आपसे कहता हूं कि अगर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने हाथ में ले तो फिर से महाराष्ट्र का नक्शा वही हो सकता है जो होने की उम्मीद हम सबने लगाई थी। मतलब आप लोग अभी भी तैयार है एमआईएम के साथ जाने के लिए? अगर असदुद्दीन अवैसी साहब बाला साहब से बात करते हैं तो दोनों बड़े लीडर है, दोनों बड़प्पन रखते हैं, दोनों समाजों की आवाज है, और दोनों इस महाराष्ट्र का भला चाहते हैं, और दोनों समाज की तरक्की चाहते हैं, तो वो मुस्बत पहलू पर बहस करेंगे, इसकी गारंटी तो मैं दे सकता हूं। क्या सिचुएशन रहेगी अगर गठबंधन होता है तो? महानगर पालिका के इलेक्शन के बाद लोकल बॉडीज दो समाजों के हाथ में होगी, दलित और मुसलमानों के हाथ में। महाराष्ट्र में कई जिले ऐसे हैं जहां पर मेयर हमारे हो गए, महाराष्ट्र में कई जिले ऐसे हैं जहां पर जिला परिषद के अध्यक्ष हमारे हो गए। महाराष्ट्र की है सर महापौर बनना बहुत जरूरी है। देखिए, आपकी लोकल, आपके कारपोरेशन और जिला परिषद का स्कूल इस इलेक्शन से वाबस्ता है जहां पर आपका बच्चा शुरुआती तालीम हासिल करता है। अगर वो स्कूल अच्छा होगा तो उसका मुस्तकबिल अच्छा होगा। तो ये गठबंधन कहां तक जो है तो असरअंदाज हो सकता है। और इन जनाब ने जो इस बेहतरीन से झंडे को जो 2 रंग का बना था, इन्होंने फाड़ दिया, और आज इल्जाम भी हम ही पे लगा रहे हैं। तो दूध किसने जलाया? ये बात जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी ने अपने हर बयान में कहा है। और अगर आप भूल गए हैं या जनता भूल गई है तो मैं औरंगाबाद अपडेट से ही कहूंगा कि एक बार गफ्फार कादरी साहब से मिल लिया जाए, वो फिर से पूरी कहानी उजागर करके बताएंगे। हो सकता है आप चश्मदीद गवाह नहीं है, मैं चश्मदीद गवाह नहीं हूं, लेकिन गफ्फार कादरी तो चश्मदीद गवाह है। वो गठबंधन होने में भी थे और टूटने में भी उन्होंने देखा है कि किस तरह से टूटा है और कौन तोड़ा है।
सारी बातें खुली है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर महानगर पालिका इलेक्शन को लेकर? आवाम से तो आजिजाना, आदिबाना, मुअद्दिबाना दरख्वास्त यही है कि अपने मुस्तकबिल को सोचकर वोट दे, उन पार्टियों के साथ खड़े रहे जो हर वक्त आपके साथ खड़े रहती है, आपके बच्चों को सिर्फ नारे लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करती। आपका बच्चा रक्षा चला रहा है, आपका बच्चा टपरी चला रहा है, आपका बच्चा मजदूरी कर रहा है और फिर इन तमाम कामों के बीच में से वक्त निकाल के नारे मारने जा रहा है, और जिनके पीछे नारे मारने जा रहा है उनके बच्चे अंबानी के फैमिली के साथ बैठे हुए, उनके बच्चे जो है तो देश के बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बच्चे न्यूज चैनल चला रहे हैं। तो आप ये दो फर्क को समझिए, उन पार्टियों के साथ खड़े रहिए जो दो समाजों के मेल मिलाप की बात करता है, ना कि उन पार्टियों के साथ खड़े रहिए जो आपको अलग थलग तोड़ने की बात करते हैं। लोकल बॉडी का इलेक्शन है तो देखिएगा आपके शहर के मसले कौन हल कर सकता है, आपको पानी कौन दे सकता है, आपको शिक्षा कौन दे सकता है, आपको लाइट कौन दे सकता है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर आप वोट दे और ऐसी पार्टियों को वोट दे जो हर वक्त हर समय में आपके साथ खड़ी रही, भले ही वो पावर में हो कि ना हो।